हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ एंशिएंट विजडम मॉडर्न एप्लीकेशन, और इसमें हम महाभारत के एक करैक्टर के डेथ के एपिसोड से सीखेंगे कि उस टाइम की सिचुएशन को हम मॉडर्न डे लाइफ में कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सिचुएशन डेथ की है, पर जो उस डेथ के लिए स्ट्रेटजी बनाई गई वो हमारी डे टू डे लाइफ में आजकल बहुत यूज़ होती है। तो अगर हम स्ट्रेटजी समझ लेंगे तो हम उसको आज की डेट में भी डिकोड कर पाएंगे, अपने आप को बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा पाएंगे। वो प्रॉब्लम्स कैसी हैं? लड़की को जाति को कहा स्कूल से निकलते, बेटा तुम्हारी मम्मी का घर में एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में, बैठो गाड़ी में, वहाँ बुलाया तुमको, और लड़की किडनैप हो गई। किसी को फ़ोन आया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ठीक है, आप अपना OTP बता दो, अकाउंट हैक हो गया। किसी को आया कि मेरा OTP आपके फ़ोन नंबर पे गलत आ गया है, आप मुझे भेज दो, अकाउंट हैक हो गया। मेरे एक जानने वाले हैं, उनको कल परसों मैसेज आया कि आपने ये ट्रांजैक्शन की थी, ये फेल हो गई है, यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, और नीचे एक लिंक दिया हुआ था। वो कहता भाई इस बैंक में मेरा खाता ही नहीं है, तो मैं इसको क्या करूं? इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं फेक इन्फॉर्मेशन। ठीक है। एक बंदा मुझे कह रहा था कि कोरोना की दवाई आ गई है। मैंने देखा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे वीडियो है, उसके ऊपर मंत्री जी की फ़ोटो भी लगी है, एक डॉक्टर की फ़ोटो लगी है, शीशियाँ हैं पकड़ी हुई हैं हाथ में वैक्सीन की, बन गई हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि नहीं बनी। तो फेक इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ या फेक इन्फॉर्मेशन कोरोना के बाद आज की दुनिया का दूसरा मेन पैंडेमिक है। ये सबसे बड़ी बीमारी है जिससे बहुत लोग दुखी हैं, माने या ना माने। तो द्रोणाचार्य की कहानी से हम क्या सीखते हैं? क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई द्रोणाचार्य को? एक फेक न्यूज़ इंजेक्ट की उसके दिमाग में और द्रोणाचार्य जी की गर्दन कट गई। द्रोणाचार्य के बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में भीष्म के बाद, गंगापुत्र भीष्म के बाद द्रोणाचार्य दूसरा वॉरियर ऐसा था कौरवों की टीम में जिसको पांडव कभी भी हरा नहीं सकते थे, क्योंकि ये इतना वेलिएंट था कि जब तक ये खुद हथियार न छोड़े इससे कोई जीत नहीं सकता था। द्रोणाचार्य का एक बेटा था, हम सब जानते हैं, इसके बारे में अभी तक टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं कि ये मंदिर है, यहाँ पे अश्वत्थामा जी आते हैं, वो रात को पूजा करते हैं, मंदिर बंद होता है, फूल चढ़ा होता है। अब ये अश्वत्थामा जो था ये इमॉर्टल था, ये चिरंजीवी था। 8 चिरंजीवी हैं हिंदू कल्चर में गिने गए, 4 मैं बता देता हूँ, 4 आप इंटरनेट पे ढूंढिएगा। पहला अश्वत्थामा, दूसरा कृपाचार्य, तीसरा बड़े भैया बजरंगबली, ठीक है, चौथे परशुराम जी, बाकी के 4 आप ढूंढिएगा, क्योंकि इन इमॉर्टल्स की लाइफ से भी बहुत कुछ सीखने वाला है। तो अश्वत्थामा था जो इमॉर्टल था और अपने बाप की वीकनेस था। ही वॉज द ओनली सन, बाप की वीकनेस था। लड़का थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड था, थोड़ा इमेच्योर था, जेलस था, आजकल के बहुत सारे ओनली चाइल्ड जो होते हैं उनकी तरह एंटाइटल्ड फील करता था अपने आप को। अच्छा वॉरियर था और उसके ऊपर इमॉर्टल था। अपने फादर की वो इमोशनल वीकनेस था। तो कृष्ण जी ने कहा जब तक द्रोणाचार्य है तब तक तो हम नहीं जीत सकते। अब पांडवों के जो कंसल्टेंट थे, एडवाइज़र थे, गाइड थे, मेंटोर थे, वो थे कृष्ण जी। कृष्ण जी ने कहा जी इसको हराए बगैर नहीं आप जीत सकते, ये तो कृष्ण जी ने कहा कि इसको
द्रोणाचार्य को कैसे किसी तरीके से ऐसे इसको डिस्टेबलाइज करें कि हम इसको बंदी ही बना लें, तो इसको इमोशनली डिस्टेबलाइज किया जाए। तब कृष्ण जी इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ऑल इमोशंस आर रूल्ड बाय मून, ठीक है। कृष्ण जी को चंद्रमा का विष्णु अवतार हम गिनते हैं, तो इसीलिए वो सभी को मोह लेते थे, इमोशंस को बड़ी अच्छी तरह समझ। उन्होंने कहा कुछ अश्वत्थामा के बारे में द्रोणाचार्य को ऐसी कहानी सुनाई जाए कि ये युद्ध भूमि में हथियार छोड़ दे। तो इसके लिए अब क्योंकि ये भी पता था कि द्रोणाचार्य इंटेलिजेंट है, ऐसे वैसे नत्थु खैरे की तो बात वो मानेगा नहीं। वो कहेगा नहीं नहीं, मेरा लड़का तो चिरंजीवी है, आप मेरे को क्या कह रहे हो ये। तो इसके लिए युधिष्ठिर को तैयार किया गया। अब कि तू कहना कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर भी सत्यवादी था, उसने कहा कि मैं कैसे कहूँ। तो कृष्ण जी ने उसको स्ट्रेटजी दी कि आप कहना कि कौरवों की सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी है, भीम उसको मार देता है, ठीक है। तो तू सत्य ही कहना, पर कहना मेरे हिसाब से। तुम कहना अश्वत्थामा मारा गया। जो नर नहीं हाथी था, ये कहना, ये तो सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया, जो नर नहीं था जो हाथी था। तो तुमने तो सत्य ही बोला। तो युधिष्ठिर को ये कह के मनाया गया। दूसरे दिन द्रोणाचार्य को यह इन्फॉर्मेशन दी गई कि बाबा जी लड़का आपका मर गया। तो एज एक्सपेक्टेड उन्होंने कहा तुम तो एनिमी कैंप से हो, ठीक है, मुझे ऐसे ही डरा रहे हो, मेरा लड़का कैसे मर सकता है, मैं नहीं मानता। नहीं नहीं, उन्होंने कहा जी मारा गया। भीम ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, मैंने मारा। तो उन्होंने कहा तेरी बात नहीं मैं मानता। कोई ऐसा बंदा ला जिसके पास सारी युद्ध की इंफॉर्मेशन हो, पहले लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो। और कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन जिसके पास हो। ये तो बुक्का सिचुएशन है, ये तो युद्ध में पल पल हालात बदल रहे हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट बंदा लाओ जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन हो, जो मुझे बताए, मुझे भी उस पर भरोसा हो, ठीक है ना। तो पहला तो कि उस बंदे के पास ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी वैलिडिटी को प्रूव कर सके। दूसरा, मुझे भी उस पर भरोसा हो कि ये रिलायबल है, ठीक है ना, विश्वसनीय है, मैं उसकी कही बात पे विश्वास कर सकूं। कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा ना हो, कोई कहंदा कहंदा बंदा लाओ, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट बंदा लाओ, उसकी बात में दुनिया मानने के ये कह रहा है तो इसमें दम है। उसकी कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो, कोई हिस्ट्री हो, उसकी क्रेडिबिलिटी की, ये तीन चीज़ें हों तो मैं मान लूँगा। ऐसा बंदा कौन था जिस पे वो विश्वास कर सके कि ये, उसने कहा कि मेरे को अगर युधिष्ठिर कह देगा कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूँगा। उसको था, उसकी इतनी रिलायबिलिटी थी कि युधिष्ठिर थोड़े ना मेरे से झूठ बोलेगा, ये बोल लेंगे ये बच्चे शरारती हैं, ये युद्ध में मेरे को तंग करने के लिए बोल लेंगे, वो इस हालात में भी ऐसा झूठ नहीं मेरे साथ बोलेगा। और युधिष्ठिर को बुलाया गया। युधिष्ठिर ने कहा कि मास्टर जी सत्य है, अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही ये हुआ, भीम ने, बाकी पांडवों ने, उन्होंने अपने ढोल नगाड़े शंख बजाने शुरू कर दिए। अब युधिष्ठिर ने कहा तो ये भी साथ में कि जो नर नहीं हाथी था। ये द्रोणाचार्य जी को सुना नहीं। तो क्या हुआ, उसने जैसे ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर कह रहा है, उसके हाथ पैर फूल गए, दिमाग सुन्न हो गया, हथियार हाथ से छूट गए, ही ड्रॉप्ड ऑन ग्राउंड,
और उस समय पे जो धृष्टद्युम्न था, जिसका जो राजा द्रुपद ने हवन करके उसको द्रोणाचार्य के वध के लिए बनाया था, उसने कहा यही मौका है, वैसे तो इसने काबू नहीं आना। तो चाहे कहते हैं कि इनिशियल प्लान था कि उसको बंदी बना लिया जाए, उसने फट से उसकी गर्दन काट दी, द्रोणाचार्य जी मारे गए। ड्यू टू ए फेक न्यूज कि अश्वत्थामा मारा गया जो नर नहीं हाथी था। ऐसे ही हम रोज आज की डेट में हम इतनी इंफॉर्मेशन आती है कि ये जज करना मुश्किल है कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ नॉलेज। जो चीज़ वैलिड हो उसको नॉलेज कहते हैं, जो इनवैलिड हो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो इनकम्प्लीट हो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है। इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आम इंसान उसमें से सत्य और झूठ को नहीं पकड़ पाता और अपने डिसीजंस फॉर्म करता है, अपने माइंडसेट को वैसा बनाता है, वैसे डिसीजन लेता है और अल्टीमेटली जाके फंस जाता है। कई बार ये इंटेंशनल होता है, कई बार ये अनइंटेंशनल होता है। कोई बंदा जो है, अब पीछे कुछ दिन पहले किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर ने एक वीडियो शेयर किया था कोरोना के ऊपर कि ऐसा है, टेस्टिंग वेस्टिंग ये वो, हाउ टू हैंडल। पर अब उन जनाब की क्या है कि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों के लेवल पे जाके साइकोलॉजी उनको अच्छी आती है। पैंडेमिक हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेडिसिन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो किसी डॉक्टर से आनी चाहिए, WHO से आनी चाहिए, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री से आनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर वो उसके पैरेलल में कुछ यहाँ एट क्रॉस रोड्स आ रही है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, पर क्योंकि उन लोगों की बात बहुत लोग सुनते हैं, उनके दिए हुए ज्ञान को बहुत लोग कहते हैं यह सत्य ज्ञान है, लेकिन पेंडेमिक के मामले में उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो इनवैलिड है। और अगर आप उस पर चलेंगे तो आप फंस जाएंगे या फंस सकते हैं। अब हम ये फेक न्यूज़ की या इम्प्रॉपर न्यूज़ की स्ट्रेटजी है कि एक ऐसा बंदा ढूंढा जाए जिस पे लोग विश्वास कर लें। एक, ठीक है, फाइंड ए पर्सन हु इज रिलायबल, जिसके ऊपर लोग विश्वास करें। फैक्ट्स को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें, इमोशंस को ज़रा हिट करें, और जैसे ही बंदे की इमोशन हिट हो थोड़ा सा शोर शराबा करें, उस बंदे को टाइम ना दें। वो कहते हैं बड़ा इसका फास्ट रिएक्शन लो, ये आया है फटाफट इसको फॉरवर्ड करो, फटाफट इसको शेयर करो। ताकि हमारा काम बन जाए। अब मैंने मोटिवेशनल स्पीकर की बात कही, उस पर एक्शन नहीं किसी ने लेना, तो मैं उसको फेक न्यूज़ नहीं गिनता, पर मैं उसको इनवैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गिनता हूँ। जब कोई आपको फेक न्यूज़ देता है तो उसकी इंटेंट है अपना कोई मतलब निकालना,
आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे के आपके इंटरेस्ट के खिलाफ उसके फ़ायदे के लिए काम करना, ये फेक न्यूज़ है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि बच्चे को कहा कि तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, वो इस हॉस्पिटल में तुम्हें बुलाया, बैठो कार में, लड़की किडनैप हो गई। या आपको कह के कि आपका ऐसे हुआ, बैंक में से पैसे निकलवा लिए। या सोशल डिसहार्मनी क्रिएट करना किसी बंदे को, या क्लिक बेट दे के अपना यूट्यूब का चैनल चलाना कि मिल गई कोरोना की दवा। पीछे एक क्वेश्चन मार्क होता है, बंदा कहता है मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, ठीक है ना। और हम हिंदुस्तानी हैं, हम घर में टिक नहीं पा रहे, ठीक है ना। मिल गई है, कोई बात नहीं, निकलो बाहर घर से। ये चीज़ें जो हैं ये आती हैं फेक न्यूज़ में। इनमें से सबसे बड़ी चीज़ जो है जो लोगों को आपस में लड़वा दे, हालांकि लोग उसको फेक मानते हैं कि मेरे को झूठा मैसेज आ गया, मैं पैसे लुट गए, ठीक है ना। किसी भी लेवल पे ले, ये जो चीज़ है ये इसकी स्ट्रेटजी है कि आपको एक सो कॉल्ड रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। और कई बार लोग होते हैं वो मैच्योर होते हैं, आप यूट्यूब पे देखें कि बिल्ली ने दिया हाथी का बच्चा, अब साथ में एक साइंटिस्ट की फ़ोटो भी लगी होती है, एक बिल्ली है, उसने साथ में हाथी का बच्चा भी पकड़ा हुआ है बंदे ने, ये बिल्ली ने ये हाथी। आपको पता है कि नहीं हो सकता। अब मैं बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। फेक न्यूज़ में चीज़ें थोड़ी सटल होती हैं, ये होता है हाफ ट्रूथ, तभी वो बंदा उसको मान लेता है, ठीक है ना। तो बच्चे सारे ऑनलाइन जा रहे हैं, अब तो सोशल मीडिया इंटरनेट को एक्सपोज होंगे और फेक न्यूज़ के चक्कर में भी आएंगे। ये आपको आपके बच्चों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी बहुत सारा काम जो होगा वो इंटरनेट पे होगा। आपको कहेंगे गूगल इट, आपकी असाइनमेंट्स में होगा गूगल इट सबमिट असाइनमेंट, तो तब भी आपने देखना है कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है, नॉन ऑथेंटिक सोर्स क्या है। पर फेक न्यूज़ के लेवल पे अगर हम देखें तो यही स्ट्रेटजी है, आपको एक रिलायबल लगते हुए बंदे से कोई हाफ ट्रूथ दिलवाया जाएगा जिसमें फैक्ट्स ट्विस्टेड होंगे, जो अर्ध सत्य होगा, जिससे आपके मन में खलबली मच जाएगी। उसके बाद और बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है ना। तू कुछ कर 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 और आपसे कुछ हो जाएगा। ये जो लोग हैं, कहीं पे जेनरिक चीज़ें हैं, बच्चे को माँ से प्यार होता है, कहीं पे उसकी पर्सनल वीकनेस दूसरे को, ओपोनेंट को, कंपटीटर को पता है। आज की डेट में हम कहीं भी रहते हैं तो वी डोंट लिव अमंग फ्रेंड्स, वी लिव अमंग फ्रेनेमीज। ऐसे दुश्मन जो दोस्त के भेष में हमारे आसपास रहते हैं, उनके थ्रू भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये फेक न्यूज़ जो है ये ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा है, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स का हिस्सा है, आपकी सोशल मीडिया पे हिस्सा है, एज सच पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ठीक है ना। बिजनेस स्ट्रेटजी है, दिस इज ऑल। अब हम बात करते हैं कि आप इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। ये आती रहेगी, आपको आ जाएगा, तेरे को बॉस ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, आपका पत्ता कटवा दिया जाएगा। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि न्यूज़ जो है ये मेरे को मिल रही, ये फेक है या ट्रू है। तो वही जो हमने पहले बात कही कि सोर्स क्या है,
कोई भी बंदा आपको इन्फॉर्मेशन देता है, हाउ टू वेरीफाई, उसको पूछो भाई साहब आपका सोर्स क्या है। आमतौर पे ऑफिस पॉलिटिक्स में क्या आता है, सोर्स ऑफिस बॉय। मोहल्ले की चुगलियों में सोर्स क्या होता है, हाउसमेड। उसको कितनी समझ है, उसने क्या बात सुनी, उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। पहले देखिए कि सोर्स वैलिड है या नहीं है, ये इस टॉपिक पे बोल सकता है या नहीं है। सोर्स की वैलिडिटी देखिए, फिर उसकी रिलायबिलिटी देखिए। जिस बंदे को पता ही है आपको कि ये तो चुगलीबाज है, ठीक है ना, उस पर आप विश्वास नहीं कीजिए। क्रेडिबिलिटी उसकी जरूर देखिए। तीसरा, उसके आपको उस पर भरोसा है कि नहीं है। वो क्रेडिबल भी हो सकता है, वो क्रेडिबल भी हो सकता है, लोग उसकी बात को मानते हो। वो बहुत बड़ा कोई न्यूज़ रिपोर्टर हो सकता है, लोग उसकी बहुत सारे लोग उसका चैनल सुनते हो, देखते हो। वो बहुत बड़ा स्पीकर हो सकता है, वो मैं हो सकता हूँ, वो आप हो सकते हैं। लोगों में हो कि यह बंदा सत्य बोलता है, लेकिन आपके साथ उसने पास्ट में झूठ बोला, तो आपकी रिलायबिलिटी नहीं है उसके ऊपर। या आपको पता है कि यह बंदा पार्शियल है, ये मेरे कंपटीटर के साथ ज़्यादा फ्रेंडली है, ये उसको फ़ायदा दिलाने के लिए मेरे को थोड़ी मिसलीडिंग कर सकता है। ये पहले 3 चीज़ें देखें, ये है या नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं पर आपको लगता है, जैसे द्रोणाचार्य को पता था कि अश्वत्थामा तो जो है वो इमॉर्टल है, वो नहीं मर सकता, तो अगर आपको इंफॉर्मेशन जो आपके कंफर्म्ड फैक्ट्स के अगेंस्ट है, तो जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है आप उसको क्रॉस वेरीफाई करिए। आप उसको कहिए कि रीफ्रेज, पूरी बात बताओ। बहुत बारी होता है हम एक लाइन लेते हैं, एक पूरे पैरे में जब हम उसको देखते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है, अकेली लाइन का मतलब और होता है। तो आप फैक्ट चेकिंग जरूर करें। और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आपको लगता है कि ये अगेंस्ट फैक्ट्स है और मैं इससे इमोशनली डिस्टर्ब हो गया हूँ, तो बड़ी पुरानी कहावत है कि जब आपका दिमाग ठिकाने पे ना हो तो आप डिसीज़न मत लें। जैसे ही आपको लगे इस चीज़ से मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, पैनिक डिसीज़न ना लें, पैनिक डिसीज़न ना लें। हाय ये क्या हो गया, ठीक है ना। अपने आप को कूल डाउन करें, डिसीजन को डिले करें, और किसी अपने और लायबल बंदे से फटाफट कांटेक्ट करें कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, यू काइंडली डू द फैक्ट चेकिंग। जैसे कोई भी आके बच्चों को कहे कि आपके घर वालों का एक्सीडेंट हो गया, इस हॉस्पिटल में बुलाया, तो बच्चे उनका ज़रूर कहें कि मैं पड़ोस वाली आंटी से बात करके देखता हूँ, ठीक है, मैं मम्मी को खुद ही फ़ोन कर लेता हूँ, आप दे दो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि वो बच्चे को ये इन चीज़ों की प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि जो भी हिट करेगा उस समय आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। द्रोणाचार्य वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस न्यूज़। फेक न्यूज़ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आपको तब हिट करती है जब आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते, आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, एक इमोशनली एजिटेटेड माहौल बनाया जाता है फेक न्यूज़ को प्रोपेगेट करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप इमोशनली एजिटेटेड हैं, आपके मन में उथल पुथल मची हुई है, ठीक है ना, तो आप उस समय पे इंस्टेंट डिसीजन ना लें, उसको डिले करें, किसी और ट्रस्टेड बंदे के साथ उसको उसी टाइम शेयर करें और उसके रिएक्शन की या उसके फीडबैक की वेट करें।
और जो कह रहे हैं जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, उनको कहो शांत रहो, मैं कर रहा हूँ। अपने दिमाग को पीसफुल स्टेट में लाएं डिसीज़न लेने से पहले। कहते हैं गुस्से में वादा नहीं करना चाहिए, गुस्से में डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, जब आप बहुत खुश हो आप डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। मैं कहता हूँ जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से इमोशनली एजिटेट हो जाएं, आप डिस्टर्ब हो जाएं, तब तो बिल्कुल ही नहीं डिसीज़न लेना चाहिए। तब कहें कि आई एम गोइंग टू हाइबरनेट। मैं 5 मिनट बाद सोचता हूँ, ठंडा पानी पियो, सोचो, दिमाग ठिकाने पर लाओ, फिर आप डिसीज़न लीजिए। और इससे हम क्या सीखते हैं? द्रोणाचार्य ने कभी ये नहीं सोचा था कि अश्वत्थामा के नाम पे मैं मारा जाऊंगा, अश्वत्थामा के नाम का यूज़ करके मेरे को मार देंगे, मेरे को हरा देंगे। हालांकि द्रोणाचार्य को यह पता था कि ये मेरी वीकनेस है, ही न्यू इट। अपने बच्चे की भी कमजोरियां उसको पता थी और बच्चा उसकी कमजोरी है ये भी उसको पता था, फिर भी उसने कभी ये नहीं सोचा था। तो जो सबसे बड़ी चीज़ आती है किसी भी फिलॉसफी में, नो योरसेल्फ। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एनालिसिस जरूर करिए, और ऐसे जो वीक पॉइंट हैं आपके, कोई भी रिलेशन है या कोई आपका इमोशनली एजिटेशन का पॉइंट है, इमोशनल एजिटेशन का, उनको ज़रूर आइडेंटिफाई करें और उनके बारे में रिहर्स ज़रूर करें कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आ जाए कि इसको ये हो गया, हाउ यू विल रिएक्ट। हाउ यू विल रिएक्ट, ताकि आप उस समय पे रिएक्ट कर सकें। और जहाँ पे ये चीज़ें ना हों वहाँ पे आप ये सोच के चलिए कि जैसे कहते हैं इनोसेंट अनटिल प्रूव्ड गिल्टी, आप सोच के चलिए फॉल्स अनटिल प्रूव्ड ट्रू, जब तक ये सत्य नहीं साबित होता ये झूठ है। ये फिलॉसफी बहुत अच्छी है, ये आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचाएगी, ठीक है ना। डे टू डे लाइफ में फॉल्स टिल प्रूव्ड ट्रू, अगर ये चीज़ आपके ओपोनेंट से आ रही है, अगर ये चीज़ आपके किसी भी ऐसे बंदे से नहीं आ रही जिस पे आपको 100% भरोसा है, ठीक है ना। स्पेशली मैं ओपोनेंट्स कहूँ, मैं कंपिटिटर्स कहूँ, मैं कोलीग्स कहूँ, ठीक है, जो मैंने वर्ड यूज़ किया, फ्रेनेमीज, ये कोलीग्स हैं, हमारे बैचमेट्स हैं, हमारे ऑफिस में हैं, हमारी क्लास में हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में हैं, जब दिखते हैं फ्रेंड्स हैं पर होते हैं इंटरनली एनिमीज होते हैं। ये सभी लोग आपको इनकम्प्लीट पिक्चर दे सकते हैं। तो कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है जिससे आपको लगता है, लोगों को पता है ये आपका वीक पॉइंट है, वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन ज़रूर देंगे कि आप कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए डिस्टेबलाइज हो जाए, ठीक है ना। तो उनको ये मौका मत दीजिए, ये सोच के चलिए कि जब तक मैं इसकी जड़ तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैं झूठ बोलूँगा। डिसीज़न लेना हो अकेले बैठ के लीजिए, वो कलेक्टर, आसपास आपके तामझाम है लोगों का, आपको इन्फ्लुएंस करने वालों का, बोलने वालों का, ठीक है ना, आपको कहने का कि जल्दी डिसीज़न ले ले, यू फॉर्म ए डिसीज़न, डिलीट। फैक्ट्स ज़रूर वेरीफाई करें, नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो द्रोणाचार्य के साथ हुआ था।